हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने इस टॉपिक में पॉलिटी का संसद के बाद अब हमारा राज्य है जो कि भाग 6 में है, और जो संसद है जो हमारा संघ है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किस में है, हमारा संघ का भाग 5 में है, और भाग 6 में हमारा राज्य है। तो इसका अनुच्छेद देख लेते हैं कि कितने अनुच्छेद तक है, क्योंकि अनुच्छेद से भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ देता है कि भाग 6 कितने अनुच्छेद से कितने तक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक। अब हम बात करेंगे कि राज्य में कौन कौन से अनुच्छेद आपको याद रखना है और कौन कौन से एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछता है। तो हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है अनुच्छेद 73 से लेकर 111 तक हमारा संसद था, फिर उसमें 89 अनुच्छेद और जुड़कर क्या हो गए हैं, राज्य विधानमंडल के संगत अनुच्छेद। तो ये हमें याद नहीं रखना है। इसके नीचे चलते हैं। जैसे कि केंद्र के लिए क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, तो वैसे राज्य के लिए क्या होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और वैसे देश के लिए संसद होता है, तो राज्य के लिए राज्य विधान मंडल होता है। बस इसका यही यहाँ पे इसका मतलब यही है कि जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रपति होते हैं और संसद देश के लिए होते हैं, मतलब पूरे केंद्र के लिए होते हैं। तो राज्य के लिए राज्य विधान मंडल होते हैं न्याय के लिए, और प्रधानमंत्री देश के होते हैं मुख्य, तो वैसे ही राज्य के क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे भारत के महान्यायवादी जो सरकार की तरफ से कानून के लिए होते हैं, वैसे राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। महान्यायवादी बराबर राज्य के महाधिवक्ता। एक क्वेश्चन समय पूछा है कि भारत का महान्यायवादी राज्य के मतलब किसके बराबर है, तो महाधिवक्ता। भारत का संचित कोष जो हमारा, वो राज्य के समेकित कोष है, राज्य के लिए मतलब है। अब हम बात करते हैं राज्य कार्यकारिणी, राज्य के बारे में, राज्य कार्यकारिणी। अब हम उस कितने अनुच्छेद तक है उसमें, अनुच्छेद 153 से लेके 167। इसमें कौन कौन आएंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, महाधिवक्ता। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 153 में क्या है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो राज्यों के राज्यपाल, मतलब कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 153। अब राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ किस में हैं, अनुच्छेद 154 में। ये क्या करते हैं, राज्य की कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे देश का राष्ट्रपति में निहित होता है, वैसे ही कार्यकारी शक्तियाँ जो है राज्यपाल में निहित होती हैं, सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमारा पूछता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि संविधान संशोधन के तहत एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी रख लीजिएगा। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब अनुच्छेद 153 में हमने देखा कि हाँ, राज्यों का एक राज्यपाल होना चाहिए। अब अनुच्छेद 155 की बात करेंगे। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति किस में है, अनुच्छेद 155 में। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 156 में क्या है, राज्यपाल का कार्यकाल। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्यपाल अपना जो त्यागपत्र है वो राष्ट्रपति को भेज सकता है। राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देते हैं। कार्यकाल कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो ये आपको ये याद रखना है कि त्यागपत्र किसको देते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, किस अनुच्छेद में है, कौन हटा सकता है, तो ये सब आपको याद रखना है। और कितने शासनकाल है, ये सब याद रखना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। ज़्यादा जल्दी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइम नहीं रहता है। डेली का ग्राउंड पे वर्क करना है, फिर उसके बाद खुद का भी पढ़ना रहता है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बोलती हूँ। तो यदि आपको नहीं समझ में आता होगा तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं थोड़ा और स्लो बोलूँगी। राज्य के लिए रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, तो ये तो आपको पता ही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है 30, 25, 35 में, क्योंकि जो हमारे लोकसभा होते हैं वो 25 के होते हैं, जो राज्यसभा होते हैं 30 के होते हैं। तो इस सब की वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप लिख लीजिएगा कॉपी पे कि जो राज्यपाल होते हैं वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुके होते हैं, तभी उनको नियुक्ति की जाती है। अब 158 क्या है, राज्यपाल के पद की शर्तें। तो इनके लिए शर्त क्या होना चाहिए कि राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रख लीजिएगा। जो व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहेंगे या जो भाग ले सकते हैं, वह राज्य विधानमंडल
जैसे कि देश के लिए संसद है और लेकिन राज्य के लिए क्या है, राज्य विधानमंडल है ना, तो उसका सदस्य नहीं हो सकता है। राज्यपाल लाभ का कोई पद नहीं रख सकता, तो कोई भी व्यक्ति रहे, चाहे राज्यपाल, मुख्यमंत्री कोई भी रहे, तो पहले से कोई भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। राज्यपाल बिना किराए के आधिकारिक आवास का उपयोग करने का हकदार हो और कई राज्यों की सेवा कर रहे हैं तो परिलब्धियां राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार साझा कर सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको याद रखना है कि वह राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 159 में क्या है, तो राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। और राष्ट्रपति की बात करें तो किस अनुच्छेद में शपथ लेते हैं, अनुच्छेद 60, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69। वैसे ही आपको 159 भी याद रखना है, ऐसे याद कर लीजिएगा ना, जैसे 60 में राष्ट्रपति, तो फिर उसके पीछे 159 लेकर चले जाइए, तो 160 में 9 जोड़ देंगे तो 69 हो जाएगा। ऐसे करके अपना 2-3 बार करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या शपथ के बारे में हो गया, तो कौन शपथ दिलाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 160, तो इसमें क्या है, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन, मतलब कि कोई भी इमरजेंसी पड़ गया तो उसमें राज्यपाल के कार्यों का किस प्रकार निर्वहन होता है, इसको देखते हैं। राष्ट्रपति जो आकस्मिकताओं के दौरान राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। अब हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 161। इसमें क्या है हमारा, तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, जैसे कि अनुच्छेद 72 में हमारा क्या है, राष्ट्रपति का है क्षमादान की मतलब शर्तें हैं या क्षमादान देने की शक्ति है। वैसे ही राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 161 में क्या है हमारा, राज्यपाल की क्षमादान देने की शक्ति। कैसे शक्ति, मतलब क्षमादान दे सकते हैं, लघुकरण मतलब कि जो सज़ा है उसको लघु कम कर सकते हैं, परिहार का मतलब ही उसकी कठिन, कोई मतलब सज़ा कठिन है तो उसको सज़ा को मतलब नॉर्मल कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। और विराम का मतलब है अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रोक सकते हैं बाद में बढ़ाने के लिए। तो यही सब इसका मतलब है कि क्षमादान की शक्ति किसमें है, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की है और राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में। अब बात करते हैं कि मृत्युदंड को माफ़ कौन कर सकता है, तो केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। राज्यपाल को एक हक नहीं है कि वह मृत्युदंड को माफ़ कर सकते हैं। किसके पास अधिकार है, केवल राष्ट्रपति के पास है। कोर्ट मार्शल की सज़ा के खिलाफ क्षमादान शक्ति का प्रयोग करना। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 162। अनुच्छेद 162 में क्या है, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। तो राज्य की कार्यकारी शक्ति का उन मामलों तक फैली हुई है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। अब बात करेंगे, हाँ, अनुच्छेद 163 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं वो राज्यपाल को सहायता दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता का सलाह देगा। तो जो जैसे कि राज्य के लिए जैसे देश के लिए जो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री। अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है, मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान। इसका क्या मतलब है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल द्वारा की जाती है। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये सब आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये आपको याद रखना है। वैसे अगर यदि आप केंद्र के लिए पूछेगा कि मंत्रिपरिषद, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति। तो ऐसे ही जो राज्य का है वो राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई मंत्री जो लगातार 6 महीने के भीतर विधायक विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं होता है वह मंत्री नहीं रह जाता है। एक क्वेश्चन 6 महीने अपडेट याद रख लीजिएगा। वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा ही दिए जाते हैं। किसको, राज्यपाल को। राज्य के हैं तो इसलिए राज्य के द्वारा ही, राज्य विधानमंडल के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। अब बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 165, रख लीजिएगा। अनुच्छेद 165, राज्य के लिए महाधिवक्ता। जैसे कि केंद्र के लिए क्या होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, वैसे ही राज्य के लिए महाधिवक्ता होते हैं। तो जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। किसको, महाधिवक्ता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। महाधिवक्ता का काम क्या होता है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देते हैं।
और वैसे केंद्र के लिए महान्यायवादी जो हैं वो भी सलाह देते हैं। राज्यपाल की इच्छा तक पद धारण कर सकते हैं। जो महाधिवक्ता हैं राज्यपाल जब तक चाहें उन्हें अपने प्रसाद पर्यंत रख सकते हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 166 में, तो राज्य सरकार के कार्य का संचालन, तो सभी कार्यकारी जो राज्य हैं राज्यपाल के नाम से व्यक्त किए जाने चाहिए। मतलब जो भी राज्य में काम हो रहे हैं तो सभी कार्यकारी जो कार्य हैं राज्यपाल के नाम से ही व्यक्त किए जाने चाहिए। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, यही मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि जो भी मंत्रिपरिषद का निर्णय है उसको राज्यपाल को देना है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 176। तो अनुच्छेद 176 में हमारा क्या है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस में है, अनुच्छेद 87 में है, 87 में, वैसे ही राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण होता है अनुच्छेद 176 में है। तो आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ, ये आपको पॉइंट याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। तो प्रथम सत्र व आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम आरंभ में राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करते हैं। तो प्रथम सत्र जब प्रारंभ होता है तभी राज्यपाल का विशेष अभिभाषण प्रारंभ होता है। अब अनुच्छेद 177 में क्या है, मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार। एग्जाम में उतना नहीं पूछता, लेकिन आपको अनुच्छेद 165, 163 ये सब पॉइंट आपको याद रखने हैं। मंत्री और महाधिवक्ता बहस और कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन अगर वे सदस्य नहीं तो वोट नहीं दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे महान्यायवादी के लिए मैंने अभी संसद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ लेंगे। संसद में उसमें मैंने बताया है कि जो महान्यायवादी होते हैं वो भाग ले सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा दोनों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वैसे ही महाधिवक्ता भी होते हैं कि जो भी है उसमें शामिल वो हो सकते हैं, लेकिन वो सदन के सदस्य नहीं हो सकते, इसलिए वोट वो नहीं दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 178 की। तो 178 में हमारा क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है कौन, अनुच्छेद 178। ये भी आप याद रख लीजिएगा। हाँ चलिए ये भी देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। अनुच्छेद 179 क्या होता है हमारा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अवकाश और त्यागपत्र को हटाया जाना। तो विधानसभा सदस्यों की बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। बहुमत होगा, अगर बहुमत पारित हो जाएगा तो फिर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को त्यागपत्र से हटाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, कुछ पेज में मिस्टेक हो गया। पहले अभी अनुच्छेद 169, 70 ये सब बाकी था, लेकिन मैंने 171, 72 करा दिया। तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, पेज मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपको ये पॉइंट ऊपर वाला याद होना चाहिए जो ब्रैकेट में दिया है कि जो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। तो कौन कौन से, ये नाम याद रख लीजिएगा। तो दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर में विधानसभा हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कितने केंद्र शासित प्रदेश में है या निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अनुच्छेद 169 ही रट लीजिएगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, मतलब विधान परिषद कैसे बनते हैं, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो संसद या राज्य विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर विशेष बहुमत से विधान परिषदों का निर्माण या उन्मूलन कर सकती है। और ऐसे कानून जो है अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 368 हमारा किससे संबंधित है, संशोधन से संबंधित है। अब हमारा नेक्स्ट है 169 और 70, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। विधानसभाओं की संरचना, जैसे 169 में क्या था, विधान परिषद था। देख लीजिए यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है। कभी कभी मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता था, जब मैं शुरू में पढ़ी थी तो मैंने याद किया था 169 और 70, लेकिन अच्छे से नहीं ध्यान दिया था, इसलिए मेरा आता हुआ क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। तो विधान परिषद, विधानसभा, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि इसमें विधानसभा पूछा है और किस अनुच्छेद में विधान परिषद है और किस अनुच्छेद में विधानसभा है, तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। तब हम बात करेंगे अनुच्छेद 170, तो विधानसभाओं की जो संरचना है उसके बारे में। तो कम से कम 60 से अधिक या 500 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किए जाने चाहिए। क्या, विधानसभा कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होने चाहिए। निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या सीट अनुपात लगभग बराबर होना चाहिए, ये पॉइंट याद रखना है, जनसंख्या सीट होना चाहिए। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम न्यूनतम 30 सदस्य हैं और मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46 सदस्य हैं। कभी कभी पूछ देता है सदस्य, चाहे लोकसभा की सीटें हों या सदस्य भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 171। तो अनुच्छेद 171 में हमारा क्या है, विधान परिषदों की संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 169 में क्या है, 169 में क्या है, विधान परिषद, 170 में विधान सभा
और 171 में क्या है, विधान परिषदों की संरचना, किस प्रकार संरचना होना चाहिए। तो कुल सदस्य विधानसभा के 1/3 अधिक नहीं होंगे, ये आपको नोट कर लेना है, याद कर लेना है। और अब बात करेंगे कि जो 1/3 सदस्य होते हैं स्थानीय प्राधिकरणों मतलब कि नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के द्वारा सदस्यों द्वारा चुने जाने चाहिए। और 1/12 सदस्य 3 वर्ष या उससे अधिक स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। ये सब पॉइंट याद, कभी कभी जब हार्ड बनाना रहता है तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। अब हम बात करेंगे कि राज्यपाल द्वारा कितने नामित होते हैं, तो 1/6, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि राज्यपाल द्वारा कितने नामित होते हैं। जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 172 में क्या है, तो राज्य विधान मंडलों की अवधि है। तो प्रथम बैठक से 5 वर्ष, जब तक उससे पहले भंग न कर दिया जाए तब तक हो जा सकता है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लोकसभा है उसको कभी भी भंग किया जा सकता है और जो राज्यसभा है उसको भंग नहीं किया जा सकता है। वैसे जस्ट इसमें भी है, राज्य का जो विधानमंडल है उसमें भी यही है कि जो विधान परिषद है अस्थाई है। बिल्कुल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी याद कर लीजिएगा। और इनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद विधानसभा, जैसे लोकसभा का 5 साल, राज्यसभा की 6 साल, वैसे ही विधान परिषद का 6 साल और विधानसभा का 5 साल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे राज्यसभा अस्थाई होती है वैसे ही विधान परिषद भी अस्थाई निकाय है, ये पॉइंट याद रखना है। और 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर्ड हो जाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितने, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष। ये दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछा है मिलाकर कि कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 1/3 कितने साल में, तो 2 वर्ष में। अब हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 173। 173 में क्या है, पता है जब एग्ज़ाम में लोकसभा के कार्यकाल और राज्यसभा का कार्यकाल ये सब आप देखेंगे और विधान परिषद विधानसभा का बिल्कुल भी मैचिंग होता है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, इसलिए बिल्कुल भी ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि मैंने भी बहुत बार ये सब गलती की है। तो सदस्यता के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और राज्यसभा के लिए भी 30 वर्ष। ये भी अस्थाई है, राज्यसभा भी अस्थाई है। संसद द्वारा निर्धारित समय अनियोग्यताएं होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 174, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। देखिए आपको पता है, आप कोई भी GK/GS का या जो भी जिसमें GK/GS पूछता है, जिस भी एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान है उसमें देखेंगे तो अनुच्छेद से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखिए 2 नंबर या पॉइंट नंबर ये सब करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, इसलिए आप भी अनुच्छेद ज़रूर याद कर लीजिएगा। और मैं खुद अभी मुझे जो नए अभी मुझे पहले के जो याद हैं उसके अलावा मैं खुद याद करती हूँ, 5-5 लिख के अपने कॉपी पे उसको 2-4 बार देखती रहती हूँ तब जाकर याद होता है। अनुच्छेद 174 इसमें क्या है, सत्र सत्रवासन विघटन, ये इम्पॉर्टेंट है। तो राज्यपाल विधानमंडल के सदन को बुलाता है, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने की होनी चाहिए। तो एग्जाम में पूछा है कि राज्यपाल विधानमंडल के सदन को बुलाता है, नहीं तो ऐसे पूछ देते हैं कि 2 सत्रों के बीच का अधिकतम कितने महीने का अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीने का। देखिए यहाँ पे वही बात आ गया ना, विधानसभा को भंग कर सकते हैं और विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते हैं, जस्ट लोकसभा और राज्यसभा का उल्टा है। अब देख लेते हैं कि अनुच्छेद 175 में क्या है, तो राज्यपाल का अभिभाषण और संदेश। राज्यपाल विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 190, तो सीटों का खाली होना। सीटों का खाली होना 190 में सीट खाली हो जाती है यदि, तो कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य इस्तीफा देता है और कोई दूसरे जो सदस्य आते हैं उनका चुनाव हो जाता है। अनुच्छेद 151 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे 192 नहीं 193 देख लेते हैं। 193 क्या है, तो इसमें लिखा है कि शपथ लेने से पहले या अयोग्य घोषित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड। शपथ लेने से पहले या यदि अयोग्य घोषित हो जाते हैं तो उनको मतदान करने के लिए दंड मिलेगा, वो विधानमंडल द्वारा किया गया जुर्माना होता है। अब हम बात करेंगे 196 मोस्ट इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद, विधेयकों का प्रस्तुतिकरण और पारित होना। कैसे विधेयक जो आते हैं राज्य के लिए राज्य विधानमंडल में कैसे पारित होते हैं उनके बारे में। तो विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे विधानसभा या चाहे विधान परिषद। विधेयक को कानून बनाने के लिए 2 सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए और राज्यपाल द्वारा स्वीकृति किया जाना चाहिए, जैसे राष्ट्रपति करते हैं तो वैसे ही।
साधारण विधेयक के मामले में विधानसभा का विधान परिषद का ऊपरी हाथ होता है जब कोई विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है और यदि विधान परिषद असहमत होती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। मतलब कि जब तक विधान परिषद उस पर हाथ नहीं देगी, वही बोला है कि उसका हाथ होता है, ऊपरी हाथ होता है, जब तक विधान परिषद नहीं चाहेगी तब तक कोई विधेयक पारित नहीं हो सकता है। और भाग जो 5 में है, जो भाग 6 में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए इसमें है कि जब कोई बिल विधानसभा से आता है तो क्या होता है, विधानसभा से आता है तो विधान परिषद में जाता है, फिर राज्यपाल के यहाँ जाता है, और यदि विधानसभा के यहाँ विधान परिषद में गया, अगर विधान परिषद चाहे तो उसको वापस लौटा सकता है। हाँ, अब यहाँ पे नीचे हमारा है इम्पॉर्टेंट, दूसरे मामले में विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक विलंबित कर सकता है। ये आपको डेट याद रखना है कि जो विधान परिषद है, जैसे कि विधानसभा उसके पास कोई अधिनियम भेजा या विधेयक कोई भेजा, अधिनियम नहीं सॉरी विधेयक भेजा है, तो वह कितने महीने तक अपने पास रख सकता है उस विधेयक को, तो 4 महीने से विलंबित कर सकता है, 4 महीने तक, अर्थात पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीने तक। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 198। तो 198 क्या कहता है कि धन विधेयक के लिए विशेष प्रक्रिया, मतलब जो राज्य विधानमंडल के धन विधेयक होता होगा उसके लिए विशेष प्रक्रिया क्या है, तो धन विधेयक केवल विधानसभा में पेश किया जा सकता है। जैसे कि केंद्र का धन विधेयक किस में पेश किया जाता था, लोकसभा में, तो वैसे ही लोकसभा बराबर समझ लीजिए विधानसभा ही है और राज्यसभा बराबर विधान परिषद है। तो धन विधेयक को केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। जैसे कि उसमें था 14 दिनों के लिए, तो इसमें भी क्या है, 14 दिनों के भीतर विधेयक को सिफारिशों के साथ या बिना वापस करना होगा, मतलब 14 दिन की ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। राज्य के लिए धन विधेयक की परिभाषा किस में है, अनुच्छेद 199। अनुच्छेद 200 में क्या है, राज्यपाल द्वारा विधेयकों को स्वीकृति, और अनुच्छेद 201 में क्या है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक, मतलब कि कोई विधेयक है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए भी रख सकते हैं। 202 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। बजट शब्द का उल्लेख तो भारतीय संविधान में नहीं है, लेकिन बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से भी रखा गया है। तो किस अनुच्छेद में, 202 अनुच्छेद में है। और हमारा 204 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विनियोग विधेयक, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब 205 206 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो 2005 में क्या है, 205 में क्या है, अनुपूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदान, मतलब कि कितना कि कोई बजट बनाया गया उसके लिए कितना पैसा देना है, या मतलब बनाया गया है कि 60 करोड़ देना है लेकिन काम हो गया 70 करोड़ के, तो फिर उसको अतिरिक्त अनुदान भी देना पड़ता है, तो उस सब के बारे में है। हाँ, अब हमारा अनुच्छेद 210 भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। 210, तो 210 में क्या है, विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। जैसे कि अनुच्छेद 120 में क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, वैसे ही 210 में क्या है, विधानमंडल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। अब हमारा 212 अब हमारा बन जाता है 213 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है, 213 में, और राष्ट्रपति की बात करें तो 123 में। तो दोनों साथ साथ में याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं कि जो उच्च न्यायालय है वो कितने अनुच्छेद तक है, तो 214 से लेकर 231 अनुच्छेद तक है, और अधीनस्थ न्यायालय किस में है, 233 से 237। तो हमें अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए ऑल दी बेस्ट आप सभी को।